आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा किसी भी स्टूडेंट के लिए एमडी कैट को पास करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है अच्छी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। ग्रिप इंस्टीट्यूट इस हवाले से अपना क्वेश्चन बैंक लाया है। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर 25,000 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस है, जो कि आपको 2024 के एमडी कैट को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। लॉजिकल क्वेश्चंस है, अच्छी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी उतना इजी आपके लिए एमडी कैट को क्रैक करना आसान होगा। तो चलें हम देर नहीं करते, शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, देखिए पहला एमसीक्यूज़ है, इसमें लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ और मेड ऑफ। सबसे पहले तो बेटा बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अब देखिए हम हर चीज़ को वन बाय वन लर्न आउट करेंगे। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज बेसिकली वायरस को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? वायरस को। ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। इसी वजह से इसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। वायरस जो है वो आप जानते हो कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, मीन इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होगा प्लस प्रोटीन होगा। अब न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। अच्छा, खाली प्रोटीन नहीं होगा, खाली सिर्फ अगर प्रोटीन हो तो आप जानते हो कि बेटा अगर सिर्फ प्रोटीन हो, सिर्फ इसमें प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड ना हो, यानी डीएनए और आरएनए ना हो, तो आप इसको जानते हो कि आप इसको प्रियॉन्स बोलते हो। और अगर इसमें सिर्फ डीएनए हो, डीएनए नहीं बल्कि कोई भी सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो और मोस्टली आरएनए, तो ये वायराइड होगा, वायरस नहीं होगा। नॉट इट विल बी अ बैक्टीरियोफेज। तो आप ये देख सकते हो, एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज की डायग्राम भी यहाँ पे जो है बेटा बनी हुई है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेंटर में पाया जाता है, और ये जो कैप्सिड नुमा पार्ट होता है मोस्टली ये प्रोटीनियस होता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बनेगा चार्ली। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम। नेक्स्ट जो है बेटा एड्स इज ड्यू टू। देखें एड्स की वजह पूछी जा रही है कि एड्स किस वजह से होता है। एड्स जो है बेटा, ये जो एड्स है ये एक वायरस है, डेट इज कॉल्ड एचआईवी। एचआईवी सिर्फ उन सेल्स को अफेक्ट करता है जिनके पास CD4 रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये उनको इन्फेक्ट करता है। मोस्टली ये जो है वो आपको, अगर आप अपनी टेक्स्ट की बात करें तो ये आपको टी हेल्पर सेल में मिलेंगे। आपको ये फेडरल के अंदर बात मेंशन है, ये आपको मैक्रोफेजिस में भी मिलेंगे। क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ज़्यादातर डिटेल टी हेल्पर सेल्स की है, तो इसका जवाब भी इसी के हवाले से बनेगा, डेफिशिएंसी ऑफ T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट जो है ना बेटा वो बेसिकली टी हेल्पर सेल को ही कहा जाता है, T4। तो डेट्स वाई इसका पहला ही इसका जवाब बन जाएगा। बाकी जो आंसर्स हैं वो बेटे बिल्कुल ही रॉन्ग है, इनमें से कोई भी आंसर इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर जो है वो हमारा बनेगा अल्फा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम। नेक्स्ट है एनिमल वायरस हैव। देखो एनिमल वायरस जो है ये आरएनए भी होते हैं वैसे तो। एनिमल वायरस जो होते हैं ये बेटा वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। मतलब एनिमल वायरस की बात करें, सॉरी, एनिमल वायरस दोनों तरह के होते हैं। ये डीएनए वाले भी होते हैं, सॉरी ये आरएनए वाले भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो फिर हम क्या लगाएंगे इसमें? डीएनए और आरएनए, बट हाँ यही ऑप्शन लगाएंगे। डेल्टा ही ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर यहाँ पर होता द एनिमल वायरसेस मोस्टली, तो मोस्टली जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो डीएनए होते हैं, रेयरली जो होते हैं वो आरएनए होते हैं। प्लांट्स के बारे में अगर कहेंगे कि प्लांट्स, अगर आप फेडरल के टेक्स्ट को देखो ना तो वहाँ पे बड़े क्लियर और ऑब्वियस ये बात लिखी हुई है कि जो मोस्टली जो प्लांट वायरस होते हैं दे आर आरएनए वायरस। आप देखोगे ना, मैं चले एक आपको रेफरेंस के तौर पर एक बात कोट कर देता हूँ। जो वायराइड्स हैं ये सिर्फ आरएनए होते हैं, ओनली सर्कुलर आरएनए। और मोस्टली ये जो प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं वो प्लांट्स के लिए डिजीज पैदा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर डिफरेंट है। क्वेश्चन में लिखा कि एनिमल वायरसेस है, तो एनिमल वायरसेस दोनों तरह के हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं और इट मे बी आरएनए, बट मोस्टली अगर यहाँ पर मेंशन होता देन आप इस आंसर का जवाब पे जाते डीएनए। चले नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। यहाँ हमें बताया गया कि आपको एक डायग्राम दी जा रही है, वो एक डायग्राम आप देख सकते हो। ये जो ए है वो क्या है, जो सी है वो क्या है,
इसमें जो बी है वो क्या है और इसमें जो डी का लेटर है वो इसके अंदर क्या कहलाएगा। देखो बेटा आपको बड़ा क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा है, ए जो है वो इसका हेड है, तो आप यहाँ पर देख लें कि ए हेड यहाँ चार्ली में दिया हुआ। अच्छा, फिर सी जो है बेटा ये कहलाता है कॉलर, और बी जो वाला हिस्सा जहाँ ये लेबल किया हुआ है ये शीट कहलाता है। इसी तरीके से जो डी है ये इसका टेल फाइबर्स है। तो आप यहाँ पर इसमें जो अरेंजमेंट जो ठीक दी हुई है वो दी हुई है सिर्फ और सिर्फ चार्ली के अंदर। चलें नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। देखें रेट्रोवायरस में एक आपने बड़ी डिटेल से पढ़ी है इसकी एग्जांपल एड्स की। बेसिकली एड्स तो डिजीज का नाम है, जो HIV है वो वायरस है। जो रेट्रोवायरस है उसकी एग्जांपल जो HIV है, आपने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि इसके अंदर RNA होते हैं। इसके अंदर तादाद के अंदर 2 RNA होते हैं, आप ये देख भी रहे हो, यहाँ ये मेंशन भी है RNA होता है, तादाद में 2 होते हैं, लेकिन होता सिंगल स्टैंडर्ड है। हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर RNA की तादाद अगर 2 है, देखें डबल स्टैंडर्ड होना और तादाद में 2 होना ये 2 डिफरेंट बातें। डबल स्टैंडर्ड में ये है कि 2 स्टैंड होंगे और वो कॉइल अप हो रहे होंगे, और जो तादाद में 2 होना है कि एक एक स्टैंड अलग अलग 2 क्वांटिटी के अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर ऐसे ही होता है कि तादाद में 2 होते हैं। इसी वजह से इसको जो HIV है इसको हम डिप्लॉइड का वर्ड यूज करते हैं कि ये डिप्लॉइड होता है, क्योंकि इसके अंदर तादाद में जो है RNA वो 2 होते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अब इसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो बेटा मेरी सारी डिटेल से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि इसका आंसर जो है वो अल्फा बनेगा। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है लेकिन तादाद में 2 होते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, द बैक्टीरियोफेज कंटेन एंजाइम। अभी हमने पढ़ा ना बैक्टीरियोफेज, मैंने आपको पहले MCQs के अंदर बैक्टीरियोफेज दिखाया। ये जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर एक एंजाइम पैदा होता है, उस एंजाइम को कहा जाता है लाइसोजाइम। क्या कहा जाता है? लाइसोजाइम कहा जाता है। और ये लाइसोजाइम बेसिकली यूज होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। ये जो इसका हिस्सा है डेट इज कॉल्ड बेस प्लेट, या इसको एंड प्लेट भी कहते हैं कुछ किताबों में। तो ये वो एरिया होता है जहां से लाइसोजाइम पैदा होता है। ये एरिया बताने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ से भी MCQs आता रहता है। तो बैक्टीरियोफेज कंटेन द एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। बाकी एंजाइम्स नहीं होते इसके अंदर, ठीक है ना, बाकी एंजाइम्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। वेरियन इज अ, वेरियन जो है ना बेटा, देखें मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, ये 3 तरह की टर्म्स होती हैं, वेरियन, पेरियंस एंड वायराइड्स। ये 3 तरह की टर्म्स होती हैं। वेरियन में बेटा अभी जैसे कि मैंने बोला था शुरू में भी, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है प्लस प्रोटीन आ जाती है। न्यूक्लिक एसिड में या DNA होगा या RNA होगा, दोनों नहीं होते। पेरियंस में सिर्फ प्रोटीन आती है। मतलब अगर सिर्फ प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड ना हो, तो वो वायरस नहीं होगा। इट विल कॉल पेरियन। पेरियन इज नॉट अ वायरस, पेरियन इज अ माइक्रो पार्टिकल। इसको वायरस की डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे। वायराइड में ओनली RNA, न्यूक्लिक एसिड भी लिखा होता है क्योंकि RNA इज आल्सो अ न्यूक्लिक एसिड, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लिख लो, मखसूस लिखो कि सिर्फ ये RNA होता है तो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो वेरियन बेसिकली क्या होता है, ये देखो ना, वायरल राइबोसोम। वायरस में तो राइबोसोम होता ही नहीं, वायरस तो होस्ट का राइबोसोम इस्तेमाल करता है, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता। तो वायरस जीन जरूर होते हैं लेकिन खाली जीन्स नहीं होते। तो वेरियन को आप वायरस बोल सकते हो क्योंकि वायरस के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, न्यूक्लिक एसिड भी आ जाएगा और प्रोटीन भी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल। इसका देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट हो, मेच्योर हो और इन्फेक्शियस पार्टिकल हो। तो ये बेसिकली कंप्लीट वर्ड लिखने का क्या मकसद है? कंप्लीट का मतलब है कि वो हाफ नहीं है, मतलब जैसे पेरियंस है ना वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटीन है। वायराइड जो है वो भी इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। वायरस के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि वो मुकम्मल है, कि उसके अंदर जो है बेटा वो न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। तो आप जानते हो कि फिर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? हमारा आंसर बनना चाहिए विरियन। यही हमारा आंसर बनना चाहिए क्योंकि अभी हमने लास्ट MCQs में पढ़ा है कि ये वायरस के इक्वल होगा। HIV इज क्लासिफाइड एज अ रेट्रोवायरस बिकॉज इट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड। देखें
मैंने अभी बोला था कि जो HIV है, रेट्रोवायरस है, इसके अंदर RNA न्यूक्लिक एसिड होता है और RNA की 2 अदद तादाद होती है। तो इसमें RNA होगा, आप देख लो RNA, DNA इंस्टीड ऑफ RNA, गलत बात है, DNA नहीं है, RNA इंस्टीड ऑफ DNA। तो इसमें चार्ली जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। MCQs नंबर 10, इन्वेलप्ड वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल बाय। देखो बेटा, ये ना बेसिकली एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बुक उठा कर आते हैं कि सर इस सवाल का जवाब दे दें। बहुत सारे लोगों ने इस MCQs का इस्तेमाल भी किया, तो मैं ये आज कंट्रोवर्सी दूर करता हूँ आपकी। देखो, इसके अंदर जो अल्फा लिखा हुआ ना, इंजेक्टिंग ऑन न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है, लेकिन यहाँ इन्वेलप्ड वायरस की बात हो रही है। जो इंजेक्ट करता है ना बेसिकली वो इन्वेलप्ड वायरस में, तो वो बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट करता है। इन्वेलप्ड वायरस जो होता है उसका जो तरीकेकार है, उसका जो इन्फेक्शन करने का तरीकेकार है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है ना, वो 2 ऑप्शंस के दरमियान में, वो है ऑप्शन बीटा एंड ऑप्शन डेल्टा। तो कौन सा ठीक होना चाहिए? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों बातें ठीक है। पहले में लिखा हुआ बाय कांटेक्ट विद सेल रिसेप्टर एंड एंडोसाइटोसिस, कि वायरस जो है वो रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और वाया एंडोसाइटोसिस वो अंदर चला जाएगा। दूसरी बात में लिखी हुई है फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। बिल्कुल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है। वायरस की जो इन्वेलप होती है वो होस्ट की इन्वेलप के साथ फ्यूज करती है। अगर आपको याद हो, इन्वेलप जो थी, अगर आपने लेक्चर सही से लिए हो, तो क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को लेक्चर्स के दौरान ये बात बताता होता हूँ कि ये बेसिकली एक इन्वेलप के ऊपर स्पाइक होती है। इसको कहा जाता है GP120 एंड दिस विल कॉल GP41। GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। GP120 रिसेप्टर के साथ अटैच होने में मदद करती है और GP41 फियन में मदद करती है। ये जो ऑप्शन डेल्टा में लिखा हुआ है, इस काम के अंदर ये मदद करती है, फियन विद द सेल मेम्ब्रेन। तो अब हमने तो एक जवाब लगाना, 2 जवाब सही हैं, सही माना में 2 आंसर ठीक है, लेकिन हमने दोनों आंसर तो नहीं लगाने ना, हमने एक ऑप्शन लगाना है जो ज्यादा क्लोज होगा स्टेटमेंट के। देखो बेटे, पहली बात, ये बीटा ज्यादा सूटेबल है। अब मैं वजह बताता हूँ इसकी कि बीटा क्यों ज्यादा सूटेबल है। देखिए, बीटा में एक तो 2 बातें लिखी हुई हैं, बाय द कॉन्टैक्ट विद सेल रिसेप्टर देन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी तो अंदर फ्यूज होना ही है ना, अंदर जाना ही है। तो 2 बातें लिखी हुई है, जबकि डेल्टा के अंदर एक बात लिखी हुई है, सिर्फ फियन। नंबर 2, बीटा के अंदर जो है बेटा, वो पहले वो वर्किंग लिखी है जो पहले होती है। मतलब पहले कोई भी वायरस रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, देन उसकी फियन होती है। तो किसी भी वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए, जो इन्वेलप्ड वायरस होता है खासकर, उसको इन्फेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर्स के साथ अटैच होना होता है, देन उसकी फियन होती है। और एंडोसाइटोसिस में फियन इंक्लूड है, मतलब बीटा के अंदर डेल्टा वाला ऑप्शन भी इंक्लूड है। और इजाफी जो है वो आंसर भी अवेलेबल है उसके अंदर, जो कि उसका फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज द अटैचमेंट विद रिसेप्टर। तो इन बीटा और डेल्टा में जो सुटेबल आंसर बनेगा वो बीटा बनेगा, डेल्टा हरगिज नहीं बनेगा। तो आपने जवाब लगाना है बीटा। फेडरल के टेक्स्ट को उठाएं, उसके टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, तो भी आप बीटा के ऊपर ही बेटा जो है वो रिलाई करेंगे। तो आंसर हमारी तरफ से बनेगा बीटा। चले नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। MCQs नंबर 11, बैक्टीरियोफेज रिलीज लाइसोसाइम ड्यूरिंग। अब मैंने बताया कि बैक्टीरियोफेज लाइसोसाइम पैदा करता है, एंडोप्लेट से पैदा होता है। अब ये किस फेज के दौरान जो है बेटा ये होगा? देखो, मैं पहले ही बता देता हूं, ये होगा ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन फेज, यानी जब बैक्टीरियल जो DNA है, जो वायरल DNA है, जब वो बैक्टीरिया में एंट्रस लेगा, दाखिल होगा, तब जो है बेटा वो लाइसोसोम जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ताकि उसकी जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाए और ये जो है वो वायरल जो DNA है वो एब्सॉर्ब हो जाए इनटू बैक्टीरियोफेज, इनटू बैक्टीरिया। इसमें पेनिट्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जो है इक्लिप्स फेज नहीं आएगा। इक्लिप्स फेज क्या होती है कि वायरस जो का DNA का एंटर होना, ठीक है, एंटर होना, और अपने जो पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, से उसकी प्रोटीन है, उसका न्यूक्लिक एसिड है, उसकी सिंथेसिस करना। यानी एंटर होने से लेके, मतलब एंट्रस के बाद का स्टेप, एक वायरस
का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो गया। जैसे ही वो एंटर हो गया उसके साइटोप्लाज्म में आ गया, अब उसका इक्लिप्स फेज जो है वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद फिर उसने उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लिया और बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करके उसने अपना न्यूक्लिक एसिड बनाना शुरू कर दिया, अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। बस यहां तक जब वो स्पेयर पार्ट सारे बन गए, ये सारा इक्लिप्स फेज है। उसके बाद जो है फाइनली उसका मैचुरेशन फेज आता है जिसके अंदर वो सारी चीज़ों को असेंबल्ड करता है और एक कंप्लीट वायरस बन जाता है। असेंबलिंग से पहले वाला सारा फेज जो है ना बेटा वो इक्लिप्स हो जाता है। और पेनिट्रेशन जस्ट एंटरस को बोलते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया आ रहा है और वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ अटैच हो रहा है, ये उसकी पेनिट्रेशन में आ जाता है। नॉर्मली जो पेनिट्रेशन का जो वर्ड होता है वो बेटा बैक्टीरियोफेज के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। पेनिट्रेशन का ये जो वर्ड है बेसिकली ये होता है उनके साथ जो जो रिसेप्टर्स के साथ, जो हम पहले बात कर रहे थे, जैसे हमने HIV की बात की कि वायरस का जो है वो सेल्स के ऊपर अटैच होना, रिसेप्टर के ऊपर अटैच होना और फिर उनका सेल के अंदर फ्यूज होना, दैट इज अ पेनिट्रेशन फेज। तो ये नॉर्मली बैक्टीरियोफेज के अंदर ये नहीं आता। बैक्टीरियोफेज के लिए एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना इस्तेमाल होता है कि बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेते। तो इसका जो सुटेबल आंसर बनेगा वो चार्ली बनेगा। आई होप आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ऑल वायरसेस आर मेड ऑफ, मैं पहले बता चुका हूँ कि वायरस जो होते हैं बेटा वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो इसमें जो सूटेबल आंसर है वो बनेगा डेल्टा, बोथ ए एंड बी। अब आप पूछोगे कि चार्ली क्यों नहीं बन रहा, उसमें प्रोटीन और डीएनए। देखो बेटा इसने फिक्स कर दिया डीएनए, तो डीएनए तो फिक्स नहीं है, आरएनए भी हो सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आरएनए और डीएनए दोनों आ जाएगा। चार्ली के अंदर प्रोटीन डीएनए लिखा हुआ है तो डीएनए तो फिक्स हो गया, तो ये ज्यादा सूटेबल नहीं है। तो इसलिए सूटेबल जो आंसर है वो डेल्टा है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। द प्रोसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ वायरस। देखो बेटा वायरस जो है, जो जो भी न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए है या आरएनए, उसको आप इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं वाया वायरस तो इस अमल को बोलेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन या आप इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है फेज का। चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीन थेरापी में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि वाया लैम्डा फेज जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंजेक्ट किया जाए। तो जो लैम्डा फेज है बेसिकली वो भी वायरस को ही कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज वो भी वायरस ही है। तो वायरस के थ्रू या बैक्टीरियोफेज के थ्रू किसी भी जानदार में न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को इंजेक्ट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसलोकेशन क्या होगी? बेसिकली ट्रांसलोकेशन एक म्यूटेशन की टाइप है जिसमें एक जीन एक जगह से किसी दूसरी जगह पे, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी नाइट्रोजनस बेस के साथ अपनी लोकेशन को शेयर कर लेते हैं, तो ये म्यूटेशन की एक टाइप है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि वही जीन जो आप एक से दूसरे जानदार में ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो वाया प्लाज्मिड, अगर आप प्लाज्मिड के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जा रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर आप यही चीज किसी बैक्टीरियोफेज या वायरस के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो जीन्स को तो वो ट्रांसडक्शन है। जीन या एक नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, एक से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो वो ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन है। कंजुगेशन क्या होती है कि अगर जेनेटिकल मटेरियल, अगर डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड कंजुगेशन। तब आप इसको नाम दोगे कंजुगेशन का। ठीक हो गया? आई होप सो। मैंने ये डिटेल से बताया क्योंकि बड़ा मोस्ट कॉमन आस्किंग सा एमसीक्यूज है, अक्सर औकात ये आपको मिलेगा। तो अब अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद है ना जो मैंने आपको समझाए हैं, इससे रिलेटेड भी कहीं पर भी कोई सा भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो एक एमसीक्यूज के अंदर 4 मजीद बातें बताने का मकसद आपको 4 कॉन्सेप्ट देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आंसर तो अब डेफिनेट है, इसका जो है वो बनेगा ट्रांसडक्शन। देन हेलिकल ट्रांसडक्शन इसका जो है वो आंसर बनेगा। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट अकर इन, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट हमने पहले ही लेबल में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जो है बेटा वो वायरस के अंदर पाई जाती है जो कि बैक्टीरियोफेज इन नेचर होता है। ठीक है ना, ये शीट है, तो ये बैक्टीरियोफेज है, तो ये बैक्टीरियोफेज में आपको मिलेगी। नॉट इन रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस और चीज़ है, बैक्टीरियोफेज और चीज़ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस। देखो इसमें जो अल्फा लिखा हुआ ना कि डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज, ये बात गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है? क्योंकि डीएनए होता है, आपको मैं याद कराता जाऊं, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। मतलब वायरस जो एचआईवी है उसका अपना न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, वो आरएनए न्यूक्लियस में जाने के लिए पहले डीएनए बनाता है, दैट इज कॉल्ड सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। इस अमल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए तो बन गया ना, तो लाइफ साइकिल का हिस्सा तो है ना डीएनए। तो ये जो पहली बात इसमें लिखी हुई है ये सरासर गलत है, तो यही इसका आंसर बनेगा। बाकी बातें ठीक लिखी हुई हैं, बाकी बातें आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल से। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे बच्चा। वायरल डिजीज दैट इज वाइड स्प्रेड एंड काज बाय इन्वेलप्ड आरएनए। देखें इन्वेलप्ड हो और आरएनए हो, ये बेटा मैं आपको लेक्चर के दौरान बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से वायरसेस इन्वेलप्ड आरएनए होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, इवन वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाली भी एग्जांपल्स होती हैं। तो ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह डिटेल से। तो इसकी बहरहाल इसका आंसर बनेगा इन्फ्लुएंजा वायरस, बड़ा मशहूर वायरस है, आरएनए इन्वेलप्ड होता है। बाकी डीएनए इसमें जो है बेटा ये हेपेटाइटिस बी भी डीएनए वायरस होता है और स्मॉल पोक्स भी डीएनए वायरस की एग्जांपल है। तो आरएनए इन्वेलप्ड की एग्जांपल इन्फ्लुएंजा है, मोस्ट कॉमन है आस्किंग। प्रियॉन्स आर मेड ऑफ, डिटेल से पहले बता चुका हूँ, स्टार्ट में ही बताया कि प्रियॉन्स सिर्फ प्रोटीन होते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। तो क्योंकि सारे ऑप्शंस में डीएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, आरएनए और लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक है, सारे ही ऑप्शन गलत है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा डेल्टा, कोई भी आंसर नहीं है इसका बेसिकली। देन क्वेश्चन है जी, सर्टन वायरसेस कैरी अ जीन फॉरन दैम दैट यूज वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट इन द सेंसिस ऑफ डीएनए। अभी हमने डिस्कस किया कि वायरल आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करो और इससे डीएनए बनाओ, दैट इज कॉल्ड सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और इस अमल को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आप इसको बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम। हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। HIV जो होता है ना बेटा, ये वाया बॉडी फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट होता है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना, इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता। मतलब एक 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 बच्चे ने सवाल पूछा जैसे, क्या सर मॉस्किटो के थ्रू HIV ट्रांसफर हो सकता है? कि एक मॉस्किटो एक HIV के मरीज को काट ले, उसको बाइट कर ले, क्या उसके थ्रू, क्योंकि मॉस्किटो ब्लड फीडर है, ब्लड का कुछ हिस्सा मॉस्किटो में जाएगा, और वो मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को काट ले तो डेट इज कॉल्ड इंसेक्ट वेक्टर। तो क्या इसके थ्रू ये HIV फैल सकता है? तो बेटा इसके थ्रू HIV नहीं फैल सकता। उसकी वजह ये है कि दो तीन वजूहत है। पहली वजह, जो मॉस्किटो है वो रेड ब्लड सेल्स को एज अ फूड के तौर पर यूज करता है, जबकि जो HIV होता है वो तो टी हेल्पर सेल्स के पास है। एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि जो ब्लड इनटेक एक मॉस्किटो का होता है वो इंतहाई मामूली क्वांटिटी के अंदर होता है और एक्टिव फॉर्म में भी नहीं होता। ये वायरस मॉस्किटो के अंदर को एक्टिव नहीं होता, तो डेट्स वाई मॉस्किटो इसका सोर्स भी नहीं बनता। ये इसकी वजह होगी। मॉस्किटो इसका कोई अच्छा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, जिसकी वजह से मॉस्किटो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये एयर से नहीं होता, फूड से नहीं होता, इवन स्लाइवा से भी नहीं होता। स्लाइवा भी इसका अच्छा मीडियम नहीं है, तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट नहीं होता। हाँ, मदर लैक्टेशन के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएगा। मिल्क जो है वो इसका गुड मीडियम है, तो वाया खुदा ना खास्ता अगर किसी मदर को है तो उसके मिल्क से उसके न्यू बेबी को जो है बेटा ये हो सकता है। तो बॉडी फ्लूइड में मिल्क और बॉडी फ्लूइड में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके थ्रू, जो क्योंकि ब्लड जब ट्रांसफ्यूज होता है तो उसमें वाइट ब्लड सेल भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हमारा आंसर बनेगा 4। हाउ डज अ वायरस काज डिजीज। वायरस कैसे डिजीज पैदा करता है बेटा? बड़ी सिंपल सी बात है कि वायरस उसकी नॉर्मल सेल की एक्टिविटी को, बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है, और बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करके उसके अपने सारे पार्ट्स बनाता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर बनेगा 4। वाई कांट अ पर्सन विद एड्स मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV। क्यों नहीं बनाता? देखो बेटा, HIV जो है ये इन्फेक्ट करता है T सेल्स को। T सेल्स स्टिमुलेट करते हैं B सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब जब T सेल ही नहीं होंगे तो एंटीबॉडी, तो B लिम्फोसाइड भी एक्टिवेट नहीं होंगे। जब B लिम्फोसाइड एक्टिवेट नहीं होंगे तो एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी। तो बेटा इसका आंसर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे।
इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच, देखें जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है, सॉरी बैक्टीरियोफेज है, जब इसका डीएनए यानी वायरस का डीएनए और सॉरी मैं ना इसको ठीक कर देता हूं, बताता हूं आपको। देखो जब होस्ट डीएनए प्लस वायरल डीएनए मिलता है तो ये बनता है प्रो वायरस, जैसे कि एचआईवी में था। लेकिन अगर इस होस्ट में हो बैक्टीरिया प्लस वायरल डीएनए तो ये बन जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज और प्रो वायरस में ये फर्क होता है कि प्रो वायरस एक्टिव होता है, बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है, प्रोफेज बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता। अब अगर करे, अगर ये अपना इरादा बदल ले और ये बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट होकर बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर ले तो इसी अमल को बेसिकली डिडक्शन कहा जाता है, इंडक्शन कहा जाता है, सॉरी, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो लफ्ज लिखा हुआ ना डी अटैच फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए से डी अटैच होगा। क्या, क्यों डी अटैच होगा? अटैच था उसके साथ, डिवाइड हो रहा था, क्यों डी अटैच होगा? बेसिकली डी अटैच होने का मकसद बैक्टीरियल डीएनए को किल करना है और फिर सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए बचेगा और वही उसके अंदर वर्क करेगा, वही एज अ मशीनरी वो वहां पर वर्कआउट करेगा, तो इसलिए वो डी अटैच होता है। और इंडक्शन, इंडक्शन आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ कि बेसिकली लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में जाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। उसके अंदर ऐसा ही होता है कि पहले पहल जो वायरल डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच होता है, जब वो उससे अलग हो जाता है तभी उस अमल को इंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, विच वन ऑफ हिज ट्रू पोक्स वायरस। देखो बेटा पोक्स वायरस के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि ये डीएनए वायरस होता है और ये डीएनए एनवेलप्ड होता है, तो आंसर बनेगा चार्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्ड बाय द एनवेलप्ड आरएनए वायरस एंड स्प्रेड। ये आरएनए एनवेलप्ड पहले भी एक एग्जांपल आई है, एपिडेमिक है, जल्दी फैलती है, तो बेटा ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आरएनए एनवेलप्ड की बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड RNA इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने अभी आपको समझाई थी सारी बात, ये कि वायरस का जो mRNA है ये जो होता है बेटा, इसी को mRNA या इसको पॉजिटिव RNA भी बोलते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है cDNA में। आप ये देख सकते हो कि यहाँ cDNA बना हुआ है, cDNA पहले एक स्टैंड बनता है, फिर एक स्टैंड के साथ एक और स्टैंड बन जाता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, डबल DScDNA बन जाता है, तो इस अमल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। HIV अटैच टू दी CD4 रिसेप्टर सेल, इजी है। द प्रोटीन कोट जो है बेटा उसका नाम है बकायदा कैप्सिड। कैप्सिड के जो यूनिट्स होते हैं उनको कैप्सोमेयर कहा जाता है, लेकिन प्रोटीन कोड बेसिकली कैप्सिड होता है, तो आंसर बनेगा अल्फा। ग्लाइकोकैलिक्स आपने पढ़ा है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, सलाइम और कैप्सूल, वो भी ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं या ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो भी ग्लाइकोकैलिक्स कहलाते हैं। रॉबर्ट विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम, ये बेटा बुक लाइन है 1869, इसका आंसर है। इन बैक्टीरियोफेज डीएनए इज प्रेजेंट इन, बड़ा इजी है, मैंने डायग्राम भी बनाई, हेड में होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज, चले नहीं, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर करता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, झगड़ा कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर आप बात करो ना पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक की, तो उसने लिखा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अगर आप बात करो फेडरल की, तो फेडरल ने लिखा कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, दोनों में अलग अलग लिखा हुआ। तो बच्चा कहता है सर अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या लिखें? तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, तो पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करने वाला बच्चा तो बड़ा इजी बात है, वो तो अपनी बुक का ही जवाब लिखेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। फेडरल वाला लिख सकता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें गलत कोई भी नहीं है, ना तो फेडरल गलत है ना ही पीटीबी गलत है। उसकी वजह बताता हूँ। बेसिकली पीटीबी में जो बैक्टीरियोफेज, जिस बैक्टीरियोफेज की बात की गई है वो T4 बैक्टीरियोफेज है, वो होता ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और मोस्टली बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन एग्जांपल ही T4 बैक्टीरियोफेज है जो कि इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर होता है वायरस।
फेडरल में जो बात की गई है ना, बेसिकली ये T2 बैक्टीरियोफेज की गई है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बात फेडरल की भी ठीक है, लेकिन फेडरल वाली जो एग्जांपल है ना, वो कॉमन एग्जांपल नहीं है, वो रेयर एग्जांपल है। तो जो कॉमन एग्जांपल है वो पीटीबी वाली है, मतलब हर जगह पे भी पीटीबी गलत नहीं होती, यहाँ पे ज़्यादातर जो जो सही ज़्यादा ऑप्शन है वो पीटीबी वाला है। तो अगर आपको सिलेक्ट करना पड़े तो आप डबल स्टैंडर्ड करें, लेकिन अगर आप फेडरल्स की तरफ से पेपर दे रहे हैं तो फिर आप इसको फेडरल को बुक को फॉलो करते हुए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लगा सकते हैं, वरना पीटीबी वाले पंजाब वाले बच्चे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही लगाएंगे। यहाँ पर बेटा हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, आपने बड़े डिटेल से तसल्ली से लेक्चर को सुनना है, और सुनने के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ में कॉपी हो, रजिस्टर हो, पेन हो, और आप पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते जाएं, क्योंकि हर एमसीक्यूज में मैं आपको कुछ ना कुछ हिंट्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस एमडीकैट को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।